हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट ऑफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशन एनालिसिस और उनकी एप्लीकेशंस जो भी थी उनसे रिलेटेड, और क्वेश्चंस भी दिए थे हमने। ठीक है, वीडियो की लास्ट में। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही बच्चे का रेस्पॉन्स आया, तो एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स आएगा। तो फिर उन डाउट्स को हम वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तुम दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर तुम नहीं बता सकते तो फिर सर को बताओ, हेमंत सर को। तो वहां से तुम्हारे डाउट, अगर कुछ भी डाउट जो भी है तो उनको हम क्लियर करेंगे फिर। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डायमेंशन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कोई भी मेजर करेंगे हम किसी भी वैल्यू को, मतलब डायमेंशन के बाद हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आएंगे, मेजरमेंट वाले पे। तो किसी भी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो किसी वैल्यू को मेजर करेंगे तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जिन पर हमें कॉन्फिडेंस होता है, जिन फिगर्स पर या जिन डिजिट्स पर हमें कॉन्फिडेंस होता है, तो उनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी हमने वैल्यू मेजर करी, मेजर करने के बाद हमारा सपोज ये आया, इन पे ये डिजिट हमारा सर्टेन है, और इसके बाद +1 डिजिट और सर्टेन डिजिट जिनका हमें पूरा फिक्स है, मतलब ये तो होगा ही सही, और उसके अलावा एक अनसर्टेन डिजिट। तो टोटल ये जो डिजिट होंगे इनको बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, पता जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है, एकदम सर्टेन कॉन्फिडेंस है, +1 और एक और उसमें ऐड कर देंगे, तो ये टोटल जो डिजिट होंगे सर्टेन +1 अनसर्टेन डिजिट, ये टोटल डिजिट जो होंगे इनको बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे किसी भी मेजरमेंट में। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स है। ठीक है, तो उन रूल्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा नंबर ऑफ फिगर्स और डिजिट in a measurement are number of certain digits plus 1 uncertain digit। तो इसको हम ऐसे सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल देंगे जिन पे फिक्स भरोसा है हमको, सर्टेन डिजिट, और उसके अलावा +1 एक अनसर्टेन को ले लेंगे, ऐसे टोटल जितने भी आएंगे वो हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके रूल्स देखो क्या क्या रूल्स होंगे इनके। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं तो रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट, कोई भी मेजर्ड वैल्यू है तो उस मेजर्ड वैल्यू में ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है हमारा 2 3 4 5 मीटर या कुछ भी ऐसे ये वैल्यू लिखी हुई है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। जितने भी नॉन जीरो आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 1 9 2 7 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, सब नॉन जीरो, सबको काउंट कर लेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 5। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, किसी भी वैल्यू गिवन है उसमें जितने भी नॉन जीरो होंगे, ठीक है, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सब नॉन जीरो है, तो जितने भी उनको होंगे उनको सबको काउंट कर लेंगे, और वो क्या जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला तो ये हो गया सिंपल। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी बहुत सिंपल है एकदम। क्या है, देखो, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिगर्स एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आएगा। देखो क्या है, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास 1 0 2 5 0 9 ऐसे, 00 भी ले सकते चाहो तो।
तो जितने भी जीरोस आ रहे हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे कितने, जीरोस को भी काउंट करना है जो बीच में आ रहे हैं। ये देखो 1 नॉन जीरो 2 नॉन जीरो इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। तो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, जैसे लिखा हुआ है 202 2019 2019 लास्ट ईयर जो निकला हमारा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस जीरो काउंट करेंगे क्योंकि नॉन जीरो के बीच में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या होगा, थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा ऑल जीरोस to the left of first non-zero digit. All zeros to the left of first non-zero digits. First non-zero digit are not significant. तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या आएगा एग्जाम्पल, जैसे हमारे से लिखा 0 0 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कितने होंगे। तो ये वाला इसको फर्स्ट नॉन जीरो बोलेंगे, ये फर्स्ट नॉन जीरो। इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आ रहे हैं, ये जो लेफ्ट में जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट सिर्फ नॉन जीरो वाले होंगे 2 और 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सपोज ऐसे लिखा हुआ है, सपोज ऐसे लिखा हुआ 0.0025 इस तरह से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नॉन जीरो देखेंगे, ये फर्स्ट नॉन जीरो, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस आ रहे हैं, लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे कितने 1 2, सिर्फ ये जीरो काउंट करेंगे। तो ये लेफ्ट वाले जो जीरोस हैं फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले में जितने भी जीरोस आएंगे, चाहे डेसिमल लग रहा हो चाहे डेसिमल नहीं लग रहा हो, ठीक है, इनमें इनको काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर। तो ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑल ट्रेलिंग जीरोस to the right of last non-zero digit in a decimal figure are significant figures. ऑल ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इसका एग्जांपल है, कैसे हम समझेंगे, एग्जांपल हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है 1.2500, तो ये लास्ट नॉन जीरो है, उसके राइट में जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे, ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में जो जीरोस आ रहे हैं उनको ट्रेलिंग जीरोस बोलेंगे। तो लास्ट वाले जीरोस है जो लास्ट की तरफ ट्रेल कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट लेंगे। ध्यान रखना डेसिमल लग रहा है तो डेसिमल फिगर, अगर डेसिमल लग रहा है लास्ट के जो ये जितने भी जीरोस आएंगे इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5। तो ये 3 नॉन जीरो प्लस 2 जीरो, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो गए, ठीक है। इन जीरोस को लेते क्यों हैं, इन जीरोस को लेते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू मिले वो ज्यादा प्रिसाइज मिले, ज्यादा प्रिसाइज। जैसे हम जो हमारी मार्केट में कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, किराने का या कुछ भी शक्कर लेने का, तो वहां पर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन होती है, ठीक है। उसमें रीडिंग ऐसे आती है, जैसे 1 kg तुमने शुगर ली तो 1.000, डेसिमल का 3 जीरो तक काउंट करता है। तो 1 kg शुगर ली, तो इसमें तुमसे पूछा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। इन सबको काउंट करेंगे, जीरोस को भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, डेसिमल में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ये शो करता है कि ये जो वैल्यू हम कितनी ज्यादा प्रिसाइज मेजर कर रहे हैं। डेसिमल के बाद जितने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, डेसिमल के बाद जितने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे मतलब वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, एक टर्म होती है एक्यूरेट भी होती है, एक्यूरेट या एक्यूरेसी। कोई टर्म एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेट होगी, तो वो इसकी होती है, उसको हम एक्यूरेट को बताते हैं। जो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के पास में हो। ट्रू वैल्यू मतलब जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, ट्रू वैल्यू को जैसे तुमने कोई भी एक पैकेट लिया, फूड पैकेट, सपोज बिस्किट का पैकेट ले लिया, वो हमारा है सपोज 50 ग्राम का, तो ऐसा लिखा हुआ है इस पे 50.00 ग्राम फूड पैकेट। ठीक है, तो ये जो उस पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू है ये। अब फिर तुम इसको मेजर कर रहे हो, इसके ऊपर रख रहे हो, यहाँ पे रखा तुमने वेइंग मशीन के, भाई 50 ग्राम का होगा ही नहीं होगा, तो 50 ग्राम एग्जैक्टली शो भी कर सकता है और नहीं भी शो कर सकता। तो मान लो किसी वेइंग मशीन पे रखा तुमने मशीन पर, तो वो शो कर रहा है सपोज ऐसे 49.0 ग्राम, एक ही शो कर रहा है, एक शो कर रहा है हमारा 49.11 ग्राम, और एक मशीन पे शो कर रहा है, तो एक मशीन ऐसे शो कर रही है सिर्फ 48 ग्राम या 48 पॉइंट, चलो इसको खाली 49 ग्राम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 48.50 ग्राम। तो देखो इसमें एक्यूरेट और प्रिसीजन के बारे में कैसे बताएंगे, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, 50 ग्राम जो है ये वाली हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये हमने मेजर्ड की है। तो जो मेजर्ड वैल्यूज है उसमें जो ट्रू वैल्यू के सबसे पास में जो होगा, तो देखो सबसे पास में कौन सा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5 कर देते हैं, तो सबसे पास में कौन है, ये सबसे पास में 49.5 सबसे ज्यादा पास में, सबसे ज्यादा पास में, जो सबसे ज्यादा पास में होगी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, तो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। और जो डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स तक मेजर करेगी वो प्रिसाइज होगी, जिसको तो ये वाली वैल्यू को बोल सकते हैं कि ये ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर रही है, और इसको बोलेंगे तो ये ज्यादा क्या हो जाएगी, ये एक्यूरेट ज्यादा होगी, कितना क्लोज। तो प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में हम डेसिमल के बाद कितनी और कम वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं, तो ये मशीन 1 ग्राम तक मेजर कर सकती है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। फिर तुम किसी ज्वेलर्स की शॉप पे जाओगे जहां पर तुम्हें सोना वगैरह खरीदना है, तो वो मिलीग्राम में भी मेजर करता है, मिलीग्राम में मतलब डेसिमल के बाद 3 जीरो लगा दो, तो डेसिमल के बाद इतने जीरो, तो वो और ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि वहां पर जब वो गोल्ड मेजर करेगा तो 1-1 ग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 3,000-4,000 रुपए, तो उसमें अगर उसने गड़बड़ी कर दी तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो ज्यादा प्रिसाइज मशीन होती है उसके पास, वो और अच्छे से मेजर करती है। किराने की दुकान पे थोड़ी कम प्रिसाइज होती है, सब्जी वाले के पास जाओगे तो एक इसी तराजू में नापेगा वो हाथ में पकड़ के, तो उसका प्रिसीजन और कम होगा। और एक्यूरेट मतलब होता है एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी मतलब जो ट्रू वैल्यू उसके पास में कितना क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसमें डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब ये ट्रेलिंग जीरोज है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। और क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 0.0250, ये मुझे 25 ले लेते हैं, चलो 7-6 ले लेते हैं, 0-0, तो ये वाले जीरोस होंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट ये वाले होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 4, 1 2 3 4, तो ध्यान रखना है। तो मान लो ऑल ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, अगर तो उनको हम अगर डेसिमल वाला नहीं है, फिफ्थ पॉइंट में लेते हैं, वो डेसिमल वाला नहीं है, तो ऑल ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट in a value are not significant नहीं होंगे, but if the value is measured by some instrument, some device, then zeros are significant.
तो ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, तो इसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे हम, इस वाले पॉइंट को, इसका एग्जांपल ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा सिंपल ऐसे लिखा हुआ है 6700, सिंपल ऐसे लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर इन जीरोस को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें ध्यान रखना डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए, तो यहाँ डेसिमल नहीं है कहीं पर भी, तो डेसिमल नहीं है तो इन जीरो को सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2। बट अगर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की वैल्यू, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद हमारी आई 2500 ग्राम, मतलब किसी का वेट मेजर किया 2500 ग्राम आया, या किसी की लेंथ मेजर करी तो इतना सेंटीमीटर आई, या फिर किसी करंट को मेजर किया तो इतना मिली एम्पियर आया। तो मेजर्ड कर रहे हैं, पर किसी डिवाइस से मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है कुछ, तो वैल्यू आएगी तो कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या लिखा होगा, यूनिट लिखा होगा। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है हमें कि वैल्यू लिखी हुई है, मेजर्ड वैल्यू, इसके पीछे यूनिट लिखा हुआ है। तो फिर इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे, जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे कितने, 4। ध्यान रखना वैल्यू मेजर्ड की होनी चाहिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है हमें, ये तो फिफ्थ हो जाएगा। When we change the unit of a measured value, the number of significant figures do not change। तो कोई वैल्यू है हमें मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होते, चाहे तो उसकी यूनिट चेंज कर दो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। सपोज ऐसे ध्यान रख सकते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2.30 मीटर, ये मीटर में है, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे कितने हैं, 1 2 3 काउंट कर सकते हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 230 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 3। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2300 मिलीमीटर। तो ध्यान रखना इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यही 3 ही होंगे, ये वाला 0 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि यूनिट चेंज जब करेंगे तो यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे, ये स्पेशली ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि जो हमने मेजर करी है वैल्यू, ये वाली मेजर करी है, ये वाली वैल्यू मेजर करी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आए। तो चाहे हम किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं इसको, मतलब चेंज करें मीटर से सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, चाहे माइक्रोमीटर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर चेंज, यहाँ पे 3 ही रहेंगे। सपोज माइक्रोमीटर में चेंज कर दो, तो माइक्रोमीटर मतलब इसको फिर 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 230000 माइक्रोमीटर। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होंगे, ये वाले चारों नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर भी 3 ही रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते यूनिट चेंज करने पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो एम्बिग्यूटी जो यहाँ पर आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन जो हो रहा है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, कैसे लिखेंगे वैल्यूज को, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे इस तरह से किसी वैल्यू को, a इंटू 10⁻⁵ a जो है यहाँ पर वो 0 से लेकर 10 के बीच में होगा, एंड b इज एन इंटीजर नंबर ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो ये ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे a इंटू 10⁻⁵, जैसे पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं,
पहले वाला एग्जांपल में हमने क्या किया था, ऐसा लिखा हुआ था 2.30 मीटर, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.30 10⁻²2 सेंटीमीटर। और इसमें ये वाली जो वैल्यू होगी इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, तो 10⁻² है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 10⁻² कोई भी नोटेशन जो होगा इस तरह से लिखा होगा, इसमें 10⁻² जो आएगी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, सिर्फ यहीं पर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने। तो देखो 2.30 मीटर था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पता चल रहा है हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। अब इसको चाहो तो तुम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2.30 10⁻³ किलोमीटर। तो फिर ऑब्वियस ये जो आएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 ही होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा ये वाली वैल्यू 10⁻² जो होगी। चाहो तो तुम इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कन्वर्ट कर लो। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये जो होगा सिर्फ इसी को देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसको नहीं देखेंगे, इस ए को ही देखेंगे। और ए का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके 10 के बीच में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। इससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस तुम कर सकते हो जिसमें तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। पहला हो जाएगा ऐसे लिख देते हैं 2 3 4 9। सेकंड वाला इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं 2008, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये कह देते हैं 2020, इसमें बताने कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जैसे 0.01025, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। एक ले लेते हैं हम 1.20500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। एक ले लेते हैं 200 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। एक ले लेते हैं 0.90 10⁻⁻5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 1.025 10⁻5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। 00250, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। 00230 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस इनमें तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने, इसमें कितने होंगे इनमें कितने होंगे, और उनके आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो रूल्स हमने समझाए वो समझ में आए या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। तो मान लो कोई भी हमारा मेजरमेंट है या कुछ भी आया या कोई वैल्यू गिवन है, तो उसमें सर्टेन डिजिट, उसके बाद +1, तो ये तो हमारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, और उसके अलावा भी फिर डिजिट्स आ रहे हैं। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद भी अगर डिजिट्स आ रहे हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं तो उनको हम रिमूव कर देते हैं, किसी भी वैल्यू से, किसी भी कैलकुलेशन से उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने के कुछ रूल्स है, तो उनको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, राउंड ऑफ करना। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो बोलते हैं राउंड ऑफ करके बता दो कैसे, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वही यहाँ पर रूल्स देखेंगे। तो रूल्स बहुत से पता भी होंगे या फिर नहीं होंगे। अब देखो जिस डिजिट को हमें रिमूव करना होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो क्या होंगे, इनको रिमूव करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2.346, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 है, मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसको हमें रिमूव करना है। या इसके बाद जितने भी आएंगे 5, 3, 6, तो ये इसको हटाएंगे सिर्फ हम, इनको नहीं हटाएंगे। मतलब हटेंगे तो ये भी ऑब्वियसली रखने इतने ही है,
तो सिर्फ इस पर ध्यान देंगे, बाकी पे ध्यान नहीं देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, उसके बाद जितने भी आएंगे तो उसमें सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट वाला, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जस्ट जो नेक्स्ट आ रहा है उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है, बाकी अपने आप हट जाएंगे। तो इसी की बात करें, जब भी हम बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जस्ट नेक्स्ट जो डिजिट आ रहा है उसी की बात करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट द डिजिट टू बी रिमूव्ड is greater than 5। अगर 5 से ज्यादा है, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल सिंपल है, क्या ऐसे लिखा हुआ है 2.348 और हमें इसको रिमूव करना है, डिजिट टू बी रिमूव्ड वो 8 है, और 8 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो जो इसको हम कर दें रिमूव कर देंगे, और जो प्रीवियस डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.35 राउंडिंग ऑफ करने पर, ठीक। तो ये आ गया हमारा। दूसरा हो जाएगा इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, इसको हटा रहे हैं, वो 5 से कम है, देन प्रीवियस डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके साथ। तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास 6.342, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है हमें, ये 3 ले लिए, इसको हटाना है, तो जिसको हटाना है वो क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो इससे जो प्रीवियस डिजिट होगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो जिसको रिमूव करना है अगर वो लेस देन 5 होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा कैसा रहेगा, ठीक है। अब ये बी हो गया, ग्रेटर देन 5 होगा तो 1 से बढ़ा देंगे पहले वाले को, लेस देन 5 होगा तो वैसा ही रह जाएंगे। अब डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, उसको 5 ही ले लेते हैं, कम ज्यादा नहीं कर रहे, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, ध्यान दें, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, तो जिसको रिमूव कर रहे हैं 5 है और उसके पीछे नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, मान लो ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास 23.452, ठीक है, और जिसको रिमूव करना है वो ये है, हमें 3 ही चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर इसको रिमूव करना है, और 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे कोई डिजिट होना चाहिए जीरो के अलावा, कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर। तब हम क्या करेंगे, जब 5 को हटाएंगे तो प्रीवियस वाला जो होगा उस प्रीवियस वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 5 4 को 1 से इंक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4 को 1 से इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23.5, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 5 के बाद नॉन जीरो आना चाहिए, रिमूव 5 को कर रहे हैं, ये अपने आप हट जाएगा, बाकी का पीछे का जितने भी होगा, और यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस, मतलब उसके पीछे 0 0 ही आता है, कुछ नहीं आ रहा, फॉलोड बाय जीरोस, देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 if it is an odd number, अब ध्यान रखना, अब सिंपल ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं इस तरह से 1.235 ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इसके पीछे 0 0 आ रहा है, एक ही बात है, 5 लिखा हुआ है इसके बाद 0 0 आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे जब 5 को रिमूव करेंगे, हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 को क्या करना है, रिमूव करना है, इसके बाद 0 आ रहे हैं, खाली 5 लिखा हुआ है, एक ही चीज है। तो इसके प्रीवियस डिजिट को देखेंगे, किसको देखेंगे, पहले वाले को, कि पहला वाला इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, इसके पहले वाला इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड है तो क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.24, ठीक है। और अगर ये इवन नंबर होता तो इसको हम वैसा ही रहने देते हैं, तो
ये डी वाला या ई ले लो इसको, डिजिट टू बी रिमूव्ड इज फॉलोड बाय 5 एंड प्रीवियस डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ इट इज एन इवन नंबर, अगर ये इवन होगा, जैसे मान लो ये 3 की जगह कुछ भी होता, 8 होता, मान लो 4 होता, 6 होता, 2 होता, तो अगर प्रीवियस डिजिट 5 को रिमूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाय 0 या कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो प्रीवियस डिजिट को देखते हैं इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, और अगर ऑड होता, इसकी जगह अगर 7 होता तो क्या करते, 1 से इंक्रीज कर देते और ये बन जाता। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सिंपल है, पहला वाला 5 से कम है, इसको रिमूव कर रहे हैं तो पहले वाला वैसा का वैसा रहेगा, इसको रिमूव कर रहे हैं 5 से ज्यादा है तो उसके प्रीवियस वाला 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब जिसको रिमूव कर रहे हो 5 है और उसके बाद भी कुछ डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो पहले वाले को क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। फिर अब जो सिंपल 5 लिखा हुआ है, जिसको रिमूव कर रहे हैं 5 है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर उसके बाद 0 0 0 लिखे हुए हैं बस, तो फिर प्रीवियस डिजिट को देखेंगे इवन है या फिर ऑड है। इवन है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, अगर ऑड होगा तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी, राउंडिंग ऑफ के रूल्स। तो ये सिंपल सिंपल है सब चीजें जो पढ़ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसके बाद हम ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज में लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम मैथमेटिक ऑपरेशन करेंगे मतलब एडिशन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ करेंगे। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक फिक्स रूल है, रूल क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं, इसको 2.34 को ऐड कर, इसमें ऐड कर रहा हूं 1.2 को, इनको मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने पर हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद प्लेसेस देखेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल है, इसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद 1 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो पहले ऐड कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3.45। ये करेक्ट आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो है 2 और यहाँ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो है 1। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जहां पर होंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो आंसर जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है तो आंसर में भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होगा। करेक्ट आंसर आएगा हमारा। इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर रहे हैं वो क्या है, 5 से कम है तो प्रीवियस डिजिट एज इट इज रहेगा। करेक्ट आंसर 3.5 होगा। ध्यान रखना, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद प्लेसेस देखेंगे। तो जिस भी वैल्यू में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस आ रहा है, बस आंसर में भी 1 ही प्लेस होगा डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट का भी एग्जाम, सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4.25 और इसको लेते हैं 3.3। सब्ट्रैक्ट करना आता है, माइनस करना, माइनस करो 5, ये आ जाएगा कितना 9 और ये 0.95। तो फिर डेसिमल के यहाँ पे डेसिमल के बाद प्लेसेस देखेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस है, डेसिमल के बाद 1 ही है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जिसको हटा रहे हैं वो क्या है, 5 है। 5 वाला रूल याद आना चाहिए, तो 5 के बाद कुछ भी नहीं हो, ठीक है, या फिर 0 हो। तो जिसको हटा रहे हैं वो अगर 5 है तो उसके प्रीवियस डिजिट को देखेंगे, इवन है या फिर ऑड है। क्या है, इवन है या फिर ऑड है।
तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1.0। ध्यान रखना डेसिमल के बाद एक प्लेस शो करना है, चाहे 0 या 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो, डेसिमल के बाद एक प्लेस हमें शो करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन में तो ये आया, और इसको हम करेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। करेक्ट किसको बोलेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, एक ही प्लेस आना चाहिए। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं मतलब ये हटेगा तो हटेगा, उसको देखेंगे कि वो 5 है या नहीं है, तो 5 ही ऑब्वियसली, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस डिजिट को देखेंगे इवन है या फिर ऑड, तो ये क्या है, ऑड है, तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 9 को 1 से इंक्रीज करो, तो ये 1.0 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना, खाली 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 0.0 भी लिखना है, ये वाला आंसर सही है। अगर सिर्फ 1 लिख दोगे तो वो गलत है, 1.0 सही है। डेसिमल के बाद एक प्लेस शो करना है हमें। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल डेसिमल के प्लेसेस वाला देखेंगे। दूसरा जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल है, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.25 को 2.5 से, मल्टीप्लाई करना आता है हमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 तो ये हो जाएगा हमारा 3.125। तो सबका मल्टीप्लाई करने का ऐसे कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3.125, ठीक है। अब ये जो आंसर है ये सही नहीं है हमारा आंसर, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें बताना है तो ये आंसर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये सही है, पर विद सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल वाले के बाद प्लेसेस नहीं देखेंगे, डेसिमल के बाद प्लेसेस देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिए, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डेसिमल के बाद प्लेसेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। तो आंसर में जो आएगा वो फिर ऑफिस लीस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनको डिवाइड कर रहे हैं, तो उनमें सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी उसी के अकॉर्डिंग उतने ही आएंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, तो आंसर में भी कितने आएगा, 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे ना 1 2, मतलब ये दोनों आएंगे। अब यहाँ से हटना शुरू, तो जिसको हटा रहे हैं वो क्या है 2 है, पीछे वाले अपने आप हट जाएंगे, पीछे वालों पे ध्यान ही नहीं देना, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लग रहे हैं उन पे ध्यान देना है बस, उसके पीछे वालों पे, उसके नेक्स्ट वाले पे ध्यान देना है, जिसको हटाना है या जहां से हटाना स्टार्ट करना है, और उसके बाद वाले अपने आप हट जाएंगे। तो 2 को देखा, 2 क्या है लेस देन 5 तो प्रीवियस वाला वैसा का वैसा ही, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3.1। तो ये करेक्ट आंसर है, क्या है 3.1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। जैसे डिवाइड वाला भी देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, मान लो हम क्या कर रहे हैं 6.25 को डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से, डिवाइड करना आता है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो इसको 0 लेते हैं यहाँ पर, अब डिवाइड करते हैं और यहाँ पर भी 0 लेते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5, ये हमें बताया 2.5 ये आएगा, 6.25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आएगा। और यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ऊपर वाले में, तो डेसिमल आ रहा है तो 0 काउंट होगा, डेसिमल आ रहा है तो 0 काउंट होगा, 1 2 3 4, डेसिमल आ रहा है 0 काउंट होगा 1 2 3, तो इसमें 4 है, इसमें 3 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3, मतलब आंसर में भी कितना आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, हमारा कितना 2 ही दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है, तो एक और सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो उसको बढ़ा सकते हैं, एक 0 लगाकर सिंपली, तो 2.50 ये आया हमारा, ठीक है। 2.5 आया था, उसमें एक और 0 लगाएंगे तो करेक्ट आंसर ही होगा, देखो 2.5 तो आ गया, और जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 2.50। अगर तुम ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर,
तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आने चाहिए, इतने, लीस्ट के अकॉर्डिंग आने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट 3 है, तो आंसर में भी 3 ही होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इजी इजी है, इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 0.70 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल है 0.70 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें एरिया फाइंड करना है सर्कल का, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 0.70 सेंटीमीटर। तो पहले इसमें देख लेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट करना आता है, तुम्हें सीख गए तुम। इस जीरो को नहीं लेंगे, पर डेसिमल के बाद राइट में जीरो सारे इनको लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे। एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.70 स्क्वायर करता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर आया है करेक्ट नहीं है हमारा, ध्यान रखना, ये जो आंसर आया है करेक्ट नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखेंगे। तो जो वैल्यू पुट करी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, मिनिमम 2। वैल्यू एक ही पुट कर रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 3 हो रहे टोटल, मतलब एक को हटाना है, तो लास्ट वाला हटेगा ऑब्वियसली। तो इसको रिमूव कर देंगे, जिसको रिमूव कर रहे हैं वो क्या है, लेस देन 5 है, तो प्रीवियस डिजिट एज इट इज आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। A cylinder has length 10.0 centimeter and radius 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना लेंथ है, इतना रेडियस है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो लेंथ है हमारी 10.0 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रेडियस 0.07 सेंटीमीटर, तो इसको 0.70 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जाएंगे हमारे कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर का वॉल्यूम पता है हमें, 22/7, रेडियस 0.7 इंटू 0.70 10.0। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 15.4 सेंटीमीटर क्यूब। 15.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कैलकुलेट करना आता है, ये कैंसिल होगा 0.1 टाइम्स, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 0.7 को सीधा 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इतना दिखेगा। अब देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 वैल्यूज हमने पुट किए यहाँ पर। कितनी, 2 वैल्यूज, एक में सिग्निफिकेंट फिगर से 3 और दूसरे में 2। तो आंसर जो होगा, आंसर होगा हमारा लीस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, अतः आंसर में भी 2 ही होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 को हम हटा देंगे,
प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहेगी क्योंकि इसको हटा रहा है, वो लेस देन 5 है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा इसमें एरर। तो एरर क्या होती है, देखो कोई भी हम जैसे किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, किसी वायर में कितना करंट फ्लो है, तो जब भी हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, उसकी लाइन मेजर कर रहे हो स्केल से, यहां से स्टार्ट है, 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, फिर ये 1, फिर ये 2, उनके बीच बीच में कितना होता है, 10 डिजिट्स होते हैं, याद हो तुम्हें, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 9 10, फिर 1 2 3 4 5, ऐसा ले लो। अब इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ मेजर करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो ये 2 पॉइंट फिर 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो मैं ना तो 2.1 लिख सकता हूँ ना मैं 2.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2.1 और 2 के बीच में आ रहा है, चाहो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2.15। और ये जो 5 वाला डिजिट है इसमें सर्टेन नहीं है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 2 के ज्यादा पास में मतलब 5 से ज्यादा हो सकता है, या 1 के ज्यादा पास में तो 5 से थोड़ा कम हो सकता है, ये वाला क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में मैं अप्रोक्स ऐसा लिख सकता हूँ। पर इसके लिए मैं सर्टेन नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मेजरमेंट होता है उसको एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, एकदम फिक्स नहीं निकाल सकते। यहाँ पे स्केल की जगह जैसे मान लो किसी वायर की थिकनेस वगैरह मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रू गेज आता है उसको मेजर कर सकते हैं, किसी सिलेंडर का इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स आता है, तो वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद 0 पॉइंट जैसे ये 0.01 सेंटीमीटर इतना एक्यूरेट बता सकता है, मतलब कि डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक एक्यूरेट बता रहा है, ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक बता देता है। कौन, वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्क्रू गेज होता है, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट बता देता है, ठीक है, वैल्यूज को। पर उससे जो मेजर किया उसका भी नहीं बता सकते कि वो भी एकदम सही सर्टेन मेजर की है या फिर नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके बाद भी कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है कि 1 पॉइंट जैसे मान लो स्क्रू गेज से हमने मेजर किया तो 2.532 आया, अब 2 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो लास्ट वाला डिजिट कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो ही सकती है। तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट हमें नहीं ढूंढ सकते उसको, तो उसको बोलते हैं हम एरर बोलते हैं, जो अनसर्टेनिटी जो आ रही है हमारी, तो इसको बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। कॉल्ड एरर, ठीक है, वो किसी भी मेजरमेंट में आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है, तो उसको हम एरर बोल देंगे। अब एरर को यहाँ 2 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जिनका हमें कॉज पता हो कि वो एरर क्यों प्रोड्यूस हो रही है। सिस्टमैटिक एरर whose cause are known, कॉज के बारे में बताओ, वो सिस्टमैटिक एरर हो जाएगी, अभी समझाएंगे मतलब कैसे कॉज का पता कैसे चलेगा। और सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है,
दे कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, अब वो कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कोई स्केल है तुम्हारा, प्लास्टिक का स्केल, ठीक है। अब मान लो तुम कुछ मेजरमेंट कर रहे हो और कोई दूसरा है उसने उसको तोड़ दिया, पर तुम्हें मेजरमेंट करना जरूरी है उसी टाइम ही, तुम नया नहीं खरीद सकते, ठीक है। और उसने कुछ ऐसे तोड़ दिया उसको, जैसे वो नॉर्मली 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसने यहां तक ब्रेक कर दिया 0 और 1 के बीच में कहीं पर, ठीक है। फिर भी तुम्हें लेंथ मेजर करनी है किसी की भी, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको 1 से मेजर करना स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान देना, स्केल टूट गया तुम्हारा, ठीक है। अब फिर भी तुम्हें लेंथ मेजर करनी है तो तुम 1 से मेजर करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे तुमने किसी की लेंथ मेजर की, वो आई कितनी, 3 तक आई तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, उसमें से क्या करोगे, 1 को सेपरेट कर दोगे, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमने क्या किया, अगर तुम 3 लिखोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो 3 जो आ रहा है वो रॉन्ग है, तुम्हें पता है किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि स्केल तुम्हारा टूटा हुआ है उसकी वजह से आ रहा है। तो कॉज तुम्हें 9 है यहाँ पर, क्योंकि स्केल ब्रोकन है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा खराब हो चुका है, उसकी वजह से हमारी एरर आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एरर को रिमूव कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कॉज है वो नॉन है, कॉज नॉन होगा तो किसकी वजह से आ रही है, तो उसको हम कॉज को हटा सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एरर आ रही है कितने की, 1 सेंटीमीटर की, कितने की एरर आ रही है, 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, तो इसको क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो एरर को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जितने की एरर होती है। ऐसे कुछ में क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में होता है, वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, बताएंगे उसके बारे में। एक मेन स्केल होता है, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, जब कुछ भी वैल्यू मेजर नहीं करते तो वर्नियर का 0 और मेन का 0 मिलना चाहिए, वर्नियर का 0 मेन का 0 मिलना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं मिल रहा, एरर होगा, ये लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ये वाला वैल्यू मतलब इधर है या इधर है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हो सकती है इसके अंदर। तो उस एरर का पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आ रही है एरर या फिर नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर भी एरर को हम फाइंड कर सकते हैं और उससे रिप्लेस करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, कॉज हमें पता होता है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। सो एरर कैन बी रिड्यूस्ड, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और रिमूव। तो सिस्टमैटिक एरर अब कौन कौन से टाइप की एरर हो सकती है, तो एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर अभी बता दी मैंने, स्केल टूट गया तुम्हारा, ठीक है, वो 0 0 नहीं मिल रहा वर्नियर में, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी एक। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रही है, एररोनियस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सही से नहीं बनाया है, जिसने बनाने वाले ने खराब बनाया है उसको, ठीक है, या फिर तुमने तोड़ दिया, कुछ कर दिया उसके साथ, कुछ खराबी कर दी। तो सिस्टमैटिक एरर को डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। एक हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये होती है ड्यू टू डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट या एररनियस इंस्ट्रूमेंट। या फिर लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इन सब की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है, ठीक है, खराब कर दिया, तोड़ दिया, या पहले से एरर है, या फिर प्रिसीजन उसका कम है। लेस प्रिसाइज का मतलब होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो एक सब्जी लेने जाते हैं तो वेट मेजर करते हैं, तो तराजू होती है, ऐसे पकड़ा, इधर 1 kg रखा, इधर 1 kg आलू रखा, तो बीच वाले कांटे को देखते हैं,
कि वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, सेंटर पे आएगा तो सही हो गया, बराबर बराबर हो गया। थोड़ा सा इधर उधर आएगा तब भी चल जाता है, इतना बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो ऐसे करके 1 kg दे देता है। तो हमें 1 kg लेने गए थे हम, तो 1 kg की जगह हमें 1.1 kg भी दे सकता है वो, या 1.05 kg भी दे सकता है हमें वो, कम ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पर वो जो है वो 1 kg में मेजर कर रहा है, 2 kg में मेजर कर रहा है, 3 kg में मेजर कर रहा है, तो उसका प्रिसीजन कम है। ठीक है, अब हम फिर वो किराने की दुकान पे गए, और किराने की दुकान में तुमने आलू लेने गए, तो आलू लोगे तो आलू में क्या करेगा वो एग्जैक्टली देखेगा, 1 kg देगा तो 1.000 देखेगा, और तो 1-1 ग्राम भी देखेगा। तो शक्कर अगर लोगे तो शक्कर में 1-1 ग्राम भी देखता है, क्योंकि एक दाना 1-2 दाना कम कर लोगे तो 2-3 ग्राम कम हो जाएंगे, या फिर 1-2 ग्राम कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रिसीजन ज्यादा है। तो मतलब वो जो तराजू है तुम्हारी ऐसी वाली, जो कानून वाली तराजू जो होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इसका हैंडल होता है पकड़ने का, तो इससे ये वाली ज्यादा प्रिसाइज है। फिर इससे ज्यादा प्रिसाइज क्या हो जाएगी, जो ज्वेलर्स के पास होती है, सोना वगैरह खरीदने जाते हो तो वहां पर जो प्रिसीजन मिलेगा वो तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को ठीक कर सकते हैं यहाँ पर प्रिसीजन बढ़ाकर। तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर ही होगी। ठीक है, इसको हम एक और नाम दे देते हैं, लीस्ट काउंट एरर भी दे देते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू इसको मेजर कर सकते हैं, वो लीस्ट काउंट होता है। जैसे अभी हमने बताया, जैसे स्केल नॉर्मल हमारा होता है, तो उसमें 0 से 1 के बीच 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, मतलब मैं मिनिमम वैल्यू इतनी मेजर कर सकता हूँ उससे, नॉर्मल वाले स्केल से 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर ले लिया तो जैसे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उससे मिनिमम वैल्यू इतनी मेजर कर सकता हूँ। स्क्रू गेज है, कोई स्क्रू गेज ऐसा होता है जिसमें हम इतना उसका लीस्ट काउंट आता है, तो उससे हम इतनी वैल्यू मिनिमम मेजर कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं लीस्ट काउंट बता सकता हूँ, इससे मैं मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता हूँ, मैं 1 ग्राम भी मेजर कर सकता हूँ इससे, तो 0.001 ग्राम। तो इस मशीन का ये लीस्ट काउंट हो गया जो किराने की दुकान पर मिलती है। ठीक है, ज्वेलर्स के पास है वो मिलीग्राम में मेजर कर सकता है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.0000001 ग्राम, या मिलीग्राम में लिखेंगे तो 0.000 मिलीग्राम, वो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट एरर भी आती है, मतलब जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उसमें एरर उतनी कम होगी। जैसे इसमें एरर थोड़ी ज्यादा मिलेगी, इसमें और कम मिलेगी, तो जितना अच्छा प्रिसीजन मिलेगा वहां पर एरर हमें कम मिल जाएगी, कम हो जाएगी एरर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, दूसरी होती है एनवायरमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल एरर क्या होती है, जो एनवायरमेंट की वजह से आ रही है, ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मतलब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर प्रेशर चेंज हो रहा है, मेजरमेंट लेवल, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एरर आ रही है, तो वो एनवायरमेंटल एरर आ रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं पर्टिकुलर लैब के अंदर होते हैं, लैब बनी होती है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं उस लैब में क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, प्रेशर वेशर, कोई विंड विंड हवा हवा नहीं चलती उसके अंदर, ह्यूमिडिटी फिक्स होती है। ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, किसी टाइप की कोई आसपास मशीन नहीं चल रही जो गड्ढा खोद रही है, ठीक है, किस टाइप की वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम मेजरमेंट जब करते हैं तो वो एक्यूरेट मिलता है, ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। तो एनवायरमेंटल एरर इस टाइप से हो जाएगी, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर ले लिया, ठीक है, ऐसे आर्मपिट के अंदर डाल लिया तुमने थर्मामीटर, और घूम रहे हो तुम छत पे धूप के अंदर। ठीक है, धूप के अंदर घूमोगे तो टेम्परेचर अलग बताएगा। तुम आगे कमरे में आगे एसी के अंदर शो कर रहे हो, एसी के अंदर यूज कर रहे हो, तो वो अलग टेम्परेचर बताएगा। ठीक है,
तो वो एनवायरमेंट की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो रीडिंग्स है वो चेंज हो रही है, मेजरमेंट वैल्यूज चेंज हो रही है, तो वो एनवायरमेंटल एरर हो जाएगी तुम्हारी। इनकी सबकी वजह से एनवायरमेंटल एरर होती है। और एक होती है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर किसकी वजह से आएगी, तो ऑब्जर्वेशनल एरर आएगी हमारी जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। ये आती है ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और केयरलेसनेस। कैसे, जैसे मान लो तुम्हारी आदत है, तुम जब भी स्केल यूज में लेते हो, ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट को लेंथ मेजर करते हो, तो तुम क्या करते हो, हेड को थोड़ा सा एकदम फ्रंट में नहीं रखते। नॉर्मली जो सही तरीका होता है मेजर करने का, तो स्केल के एकदम फ्रंट में हमारी आई होनी चाहिए जहां पर हम मेजर कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा राइट से देख रहे हो, मतलब इसको मैं सामने से नहीं देख रहा, एकदम थोड़ा सा राइट से देखूँ, तो राइट से देखूंगा तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा दिखेगा हमें, तो जो वैल्यू आएगी मेरी वो मुझे करेक्ट नहीं दिखेगी, एकदम सही नहीं देख पाऊंगा मैं उसको। वैल्यू तुम करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे स्केल लिया तो सामने से मत देखो उसको, थोड़ा सा राइट से देखो या थोड़ा सा लेफ्ट से देखो। तो राइट से देखोगे लेफ्ट से देखोगे तो तुम्हें जो रीडिंग दिखेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। वो क्या है, हमारी इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है या फिर केयरलेसनेस है। तो उसकी वजह से जो रीडिंग्स आ रही है, या फिर हमने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी, मान लो स्क्रू गेज वगैरह होता है, या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जमीन पे रखना पड़ता है, उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है, एकदम ग्राउंड पे बढ़िया लेवल पे होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो सही से उसको सेट करना रहता है। अगर सही से सेट नहीं किया तब भी एरर आती है। तो वो सब इस टाइप की एरर में काउंट होती है। तो यहाँ पे जो एरर आएगी, ये एरर होती है, इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ये होती है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर का मतलब, पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स होता है हमारा, जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लिया तुमने बोर्ड को, जैसे पॉइंट बना लिया, ये दीवार पे कहीं पे भी बना लो, या इसके अलावा कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो थोड़ा डिस्टेंस पर। फिर क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम, सिर्फ राइट आई से देख रहे हैं, लेफ्ट आई को हमने क्लोज कर दिया और उंगली से क्या करा, उसको छिपा दिया, राइट आई ये वाली क्लोज और उसको उंगली से छिपा दिया है, उसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब वो दिख नहीं रहा, मेरी उंगली से पूरा पूरा छिप गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो ओपन कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। जैसे इसको क्लोज करूंगा वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। तुम खुद से करके देख सकते हो। एक आई को क्लोज करो, ठीक है, और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखो जो तुम्हारी उंगली से छिप जाए। छोटा ऑब्जेक्ट लेना है, बड़े दीवार लोगे या बिल्डिंग लोगे तो उंगली से नहीं छिपेगी, पास में अगर रहेगी तो। फिर क्या करना है, वो छिप गया, अब क्या करोगे, इसको ओपन कर दो, इसको क्लोज कर दो, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी सी डिस्टेंस दिखेगी। वो जो डिस्टेंस किसकी वजह से आ रही है, वो इसकी वजह से आ रही है, पैरेलैक्स की वजह से। और वो एक्चुअल में किसकी वजह से रही, तो दोनों आईज जो है इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है, हमारा डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ क्या है, डिस्टेंस है 1-2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, तो उसकी वजह से ये एरर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एरर आ रही है, हम थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं तो पैरेलैक्स एरर हो जाएगी। तो उसको सही करने के लिए क्या देखेंगे, बिल्कुल सामने से देखेंगे, एकदम रिमूव करने के लिए। तो इन सब एरर को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। एक और टाइप की होती है एरर होती है, वो होती है सिस्टमैटिक के अलावा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या हो जाएगी, ये रैंडमली कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। कॉज अननोन, किस वजह से आ रही है नहीं पता, ठीक है। तो जिसका कॉज हमें पता नहीं होता, जिस भी एरर का एरर आ रही है किसी मेजरमेंट में, कॉज नहीं पता वो, तो उसको बोलेंगे रैंडम एरर, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिस्टमैटिक में क्या था, ये तो पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही एरर आएगी हर बार, नेगेटिव आएगी तो हर बार नेगेटिव 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 एरर ही आएगी अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है।
पर रैंडम एरर में क्या होता है, एक बार लिया पॉजिटिव आई एरर, दूसरी बार लिया नेगेटिव आई एरर, एक बार लिया एरर ही नहीं है, जीरो, मतलब ट्रू वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ गई। तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है ये इसके अकॉर्डिंग। मतलब एक पर्सन जो है एक जगह पे खड़ा हो गया, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वही इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहा है, मेजरमेंट लिया, ठीक है, तो हर बार मेजरमेंट लेगा तो हर बार अलग अलग वैल्यू उसको मिलेगी, तो हर बार अलग अलग वैल्यूज मिल रही है उसको, ठीक है, एक बार कभी ज्यादा मिल रही है, कभी कम मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रैंडम एरर हो जाएगी। नॉर्मली तुम उसको कर सकते हो, जैसे तुमने ट्राइटेशन वगैरह करोगे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ब्यूरेट होती है, उसमें लिक्विड डालते हो, ठीक है, उसको एक बार जार वगैरह लेते हो, बीकर, पिपेट से उसके अंदर लिक्विड डालते हो, फिर से धीरे धीरे ड्रॉप्स डालते जाते हो, तो यहाँ पे रीडिंग देखते हो तब उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हर बार जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ पर अलग अलग रीडिंग मिलेगी तुम्हें, अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। उसका रीजन नहीं पता क्यों आ रही हो, किसी की वजह से आ सकती है, ठीक है, एनवायरमेंटल की वजह से हो सकती है, किसी की वजह से भी हो सकती है, तो उसका रीजन नहीं पता हमें, इसका रीजन नहीं पता और रैंडम एरर हो सकती है। अब रैंडम एरर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड by taking many number of observations। ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जो ले रहे हैं उसको हम बहुत बार लें, मतलब एक बार ले लें, 3 बार लें, 5 बार लें, 10 बार लें, 100 बार लें, तो उससे क्या होता है, रैंडम एरर रिड्यूस होती जाती है। जितनी ज्यादा बार लेंगे उतनी ज्यादा रैंडम एरर रिड्यूस हो जाती है। जैसे सपोज एग्जांपल, इन 10 ऑब्जर्वेशंस, in 10 observations, random error is x है ये random error। 10 ऑब्जर्वेशन लिए हमने तो उसमें हमसे एरर निकाले, तो एरर है हमारी x, ठीक है। देन इन 100 ऑब्जर्वेशंस रैंडम एरर विल बी, तो रैंडम एरर हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे उतने टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रैंडम एरर हो जाएगी x/10। अगर मैं ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स करता हूँ तो रैंडम एरर डिवाइड बाई 5, ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स करता हूँ तो रैंडम एरर डिवाइड बाई 10। तो जितनी ज्यादा बार मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा रैंडम एरर उतनी डिक्रीज होती जाती है। तो रैंडम एरर को इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। इसका कॉज अननोन हो सकता है, एक बार पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कैसे कुछ भी आ सकती है, तो ये हो जाएगी हमारी रैंडम एरर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम एरर को कैलकुलेट करेंगे, किसी मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट में एरर कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर को कैलकुलेट करेंगे। मान लो लेट सपोज इन n ऑब्जर्वेशंस measurements are A1, A2, A3, AN। मतलब हमने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कितने बार, n बार रिपीट किया, तो n ऑब्जर्वेशन आएंगे। मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हमने n बार रिपीट किया, हर बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हर बार मेजरमेंट ले रहे हैं। तो पहली बार मेजरमेंट आया इतना, दूसरी बार किया जब A2, तीसरी बार A3, A4, A5, ऐसे n टाइम्स किया, n भी टाइम्स, तो AN आई है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो ये ऐसे अलग अलग मेजरमेंट मिल गए मुझे, मैंने n बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो ट्रू वैल्यू जो होती है हमारी, ट्रू वैल्यू को हम मान लेते हैं क्लोज टू, ट्रू वैल्यू इज वेरी क्लोज टू अर्थमेटिक मीन। of measured values।
तो जो मेजर्ड वैल्यूज होती है, ठीक है, उनके बहुत पास में होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो वो अर्थमेटिक मीन जो भी आएगा इनका उसके बहुत क्लोज होगी, तो उसी को हम ट्रू वैल्यू भी मान लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ले लेंगे हम। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ये सारी है, सबका अर्थमेटिक मीन लो, वो ट्रू वैल्यू रहेगी हमारी। ट्रू वैल्यू उसको मैं ले रहा हूं ए ले लेता हूं, और वो जाएगा वो अंतर अर्थमेटिक मीन मिलेगा सबका। अर्थमेटिक मीन लेना आता है तुम्हें, ऐसे लेते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया, ट्रू वैल्यू आ गई। तो ये ट्रू वैल्यू है और ये सब मेजर्ड वैल्यू है। तो फिर यहां पे सबसे पहले टर्म आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये होती है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी डिफरेंट है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो एब्सोल्यूट एरर रहेगी। मतलब मैं एब्सोल्यूट एरर को ऐसा लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होगा तो ये एब्सोल्यूट एरर हो सकती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब मिलेगी, जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब ये ज्यादा ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। मेजर्ड ज्यादा आ रहा है ट्रू से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव एरर हो जाएगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। फिर हम इसके बाद दूसरी टर्म निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हम निकाल सकते हैं सबकी, इसमें A1 A2 A3 A4 कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैसा लिख सकता हूं एब्सोल्यूट एरर इन A1, उसको लिखेंगे हम डेल्टा A1, वो जाएगा हमारा A माइनस A1, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे एब्सोल्यूट एरर इन A2 हो जाएगी डेल्टा A2 A माइनस A2। फिर एब्सोल्यूट एरर इन A3 डेल्टा A3 A माइनस A3, ऐसा निकालते जाएंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी हमारी। एरर इन AN में क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर A माइनस AN। तो ये सबकी एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर इन एरर्स की मीन वैल्यू निकालेंगे, उसको लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल्टा ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मीन एब्सोल्यूट एरर जब लेंगे तो ध्यान रखना जितनी भी एब्सोल्यूट एरर उनका अर्थमेटिक मीन लेना है। और अर्थमेटिक मीन जब लूंगा तो उनको सबको मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा सबकी। जो डेल्टा A1 आया उसका पॉजिटिव, मोड मतलब पॉजिटिव, जैसे 2 बार लगा दिया मतलब पॉजिटिव निकलेगा इसमें से। डेल्टा A2 ये भी पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा A3 ये भी पॉजिटिव, जैसे डेल्टा AN ये भी पॉजिटिव, और इसको फिर जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। अब इसका मतलब है क्या, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है माइनस 0.03 और उसमें मोड लगा दिया, तो जब इसको हटाऊंगा मैं तो ये 0.03 बाहर आएगा। मान लिखा हुआ है प्लस 0.2 मोड लगा हुआ है, इसको जो मोड को हटाऊंगा तो यहाँ से क्या आएगा 0.2 बाहर आएगा। तो जो मोड लगा होगा तो वैल्यू जो हमेशा निकलेगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ध्यान रखना जब तुम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो यहाँ सारी वैल्यूज जो होंगी वो सब प्लस में होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी वैल्यूज होनी चाहिए सब प्लस में होनी चाहिए, मतलब सारी ऐड होगी, कहीं पे माइनस नहीं आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है हमें सबको ऐड ही करना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। आगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस माइनस डेल्टा A, इस तरह से लिखते हैं। ये जो होता है ये होता है हमारा ट्रू वैल्यू होता है, यहाँ जो लिखा होता है
और ये इसकी एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हो। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे इस तरह से, ए प्लस माइनस डेल्टा है, तो जो प्लस माइनस के आगे जो लिखा होता है वैल्यू वो उसका ट्रू वैल्यू होता है, और प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो एरर होता है। मतलब इतना एरर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे कोई वैल्यू लिखी, किसी की लेंथ लिखी है 2.0 प्लस माइनस 0.1, किसी का लेंथ लिखा हुआ है मीटर में, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ 2.1 से लेके 1.9, देखो जब ऐड करूंगा तो 2.1 और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1.9 मिलेगा मुझे। तो लेंथ इसके और इसके बीच में आएगी, ना तो 2.1 से ज्यादा हो सकती है उसकी लेंथ, ना 1.9 से कम मिलेगी। कभी भी जब तुम मेजर करोगे मेजर्ड वैल्यू 2.1 से ज्यादा नहीं मिल सकती और 1.9 से कम नहीं मिल सकती, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एरर की, जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको बता सकते हैं कि वो कहां से कहां तक जा सकती है वैल्यू। ठीक है, अब ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, तो जो ये एब्सोल्यूट एरर निकाली हमने, ट्रू वैल्यू निकाली, तो ट्रू वैल्यू की जो भी यूनिट होगी, जो भी डायमेंशन होगी, ट्रू वैल्यू की जो भी यूनिट डायमेंशन आएगी वो यूनिट एब्सोल्यूट एरर की भी आएगी और वही यूनिट मीन एब्सोल्यूट एरर की भी आएगी, तो इनकी यूनिट डायमेंशन सेम रहेगी। इसके बाद जब हम निकालेंगे वो निकालेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और या फिर इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल देंगे। तो ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो जो फ्रैक्शनल एरर जो आएगी इसको हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा ए अपॉन ए, जो प्लस माइनस के बाद लिखा हुआ ऊपर और ट्रू वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो फ्रैक्शनल एरर, और ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगी, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर जो आएगी यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगी। और एक हो जाएगी हमारी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर आया हमारा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो परसेंटेज में रहेगा वो। ठीक है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर। तो ऐसे हम एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, फिर ट्रू वैल्यू के बाद सबकी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर सबकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे हम रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। तो इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इजी। देखो क्या हो जाएगा, इसमें लिख देते हैं लेट मेजर्ड वैल्यूज मेजर्ड वैल्यूज दी हुई है, किसी की भी हो सकती है, किसी की लेंथ हो सकती है, किसी वायर डायमीटर हो सकता है, किसी का इंटरनल डायमीटर हो सकता है। मेजर्ड वैल्यूज है हमारे पास ऐसे दी हुई है 2.46 सेंटीमीटर, 2.51 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.50 सेंटीमीटर, एंड 2.51 सेंटीमीटर। ये मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास सारी की सारी। ठीक है, इसको हम 49 कर देते हैं। ठीक है, देन ट्रू वैल्यू, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल्स टू, ट्रू वैल्यू निकालो, सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। तो सबको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करना आता है तुम्हें, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये मिलेगा तुम्हें 2.50 मिलेगा, सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के, डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो इतना सा तुम कर सकते हो, सबको ऐड करना है और उसको कितने से डिवाइड करना है, 5 से, अरिथमेटिक में, तो अरिथमेटिक में इतना मिल जाएगा। इसके बाद निकालेंगे सबकी एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04 मिलेगा। डेल्टा A2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में मिलेगा, -0.01। फिर निकालेंगे डेल्टा A3 तीसरे वाले की, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.04 सेंटीमीटर। फिर
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें डेल्टा एफ को 0.00 और लास्ट वाला हो जाएगा डेल्टा ए 5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 0.01 सेंटीमीटर। इस सब की एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद निकालेंगे हम क्या, इन सब का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगी हमारी डेल्टा ए इक्वल्स टू, इन सब का मीन लेना है और ध्यान रखना वैल्यू सारी पॉजिटिव लेनी। पॉजिटिव लेनी मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव लिखूंगा। 0.04 इसको लिखूंगा तब भी प्लस में ही लिखूंगा, इसको लिखूंगा तब भी प्लस में ही लिखूंगा, ये भी लिखूंगा और लास्ट वाला भी, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 है तो टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करना आता है तुम्हें 4 और 4 और ये 1 1 तो ये हो जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 5, ये 0.02 आ जाएगा। अब ध्यान रखना जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रख के चलना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान कैसे रखना है, तो जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था वो 2.51 था, 2.46 था, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं हमारे 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं 2, सभी में इतने आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू आई थी हमारी, तो उसमें भी डेसिमल को 2 प्लेसेस तक लिखना है। ये ट्रू वैल्यू लिखा था मैंने, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आएगी। ऐसे ही जब एरर लिखेंगे तो उसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आने चाहिए और मीन एब्सोल्यूट एरर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आने चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर भी आ गई। इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, रिलेटिव एरर। क्या हो जाएगी रिलेटिव एरर, ठीक है। या फिर पहले वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है 2.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं। ये उसकी वैल्यू आएगी, जो भी लेंथ होगा, डायमीटर होगा, कुछ भी होगा, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फ्रैक्शनल एरर लिख लेते हैं। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल दोनों कुछ भी हो सकते हो। तो रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, जो प्लस माइनस के बाद में जो लिखा हुआ है वो ऊपर आएगा और इधर वाला ट्रू वैल्यू अपॉन में आएगी, डिवाइड कर दो तो 0.008, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी क्या रिलेटिव एरर हो जाएगी इतनी। और इसके बाद फाइनली हम लिख देंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। जो भी हमारी रिलेटिव एरर आई उसको हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.8%। तो क्या किया, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाली, सबका अर्थमेटिक मीन लेके, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फिर उसके बाद जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सारे पॉजिटिव्स को ही ऐड करेंगे, नेगेटिव उसको भी पॉजिटिव कंसीडर करके ऐड करना है, उसका अर्थमेटिक मीन लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर आ गया और उसके बाद फाइनली क्या आ गया हमारा परसेंटेज एरर आ गया। तो इस टाइप से हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। और ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। इसके बाद फिर हम प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, एरर्स को कैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पावर्स में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग टाइप से एरर को कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, किस तरह से उसमें एरर कैलकुलेट करनी है, रीडिंग्स लेनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना है। तो तुम्हें क्या करना है, इस लेक्चर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो के लास्ट में मिले थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताना है, ठीक है। जो भी तुम्हारे आंसर आते हैं तो वो आंसर तुम्हें लिखना है उनके सॉल्व करने के बाद, ठीक, इतना करना है। और जो प्रीवियस वाला जिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं या कमेंट सेक्शन में नहीं कर रहे, सॉल्व भी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हो, तो जरूरी है बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर सर को ऑफिस में, कोचिंग के ऑफिस में बता दो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, इमेजेस भेज दो,
कुछ भी कर सकते हो, पर सॉल्व करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क करके बताना है तुम्हें। कर लिया, नहीं बताया तो ऐसा नहीं करना है। अगर होमवर्क कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बताना है, उसको शो करना है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के आंसर्स अब ध्यान रखना है, आज के आंसर बताना है तुम्हें। आज जो क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट में सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। और जो वीडियो के बीच में भी तुम्हें जो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो उनके आंसर भी बताने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।